नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं अजीत सिंह जी यानी बाबा रामदास जी। थंबनेल में विषय आपने देख लिया होगा, पंजाब की कृषि आज चर्चा का हमारा विषय है। अजीत जी का स्वागत कर लेते हैं। अजीत जी स्वागत है। थैंक यू अमीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को राम राम जी। अजीत जी, पंजाब की कृषि और पंजाब कृषि के लिए ही जाना जाता है जी। भारत में। खेती किसानी की बात करिए तो पंजाब, भारत में अगर किसी नकारात्मक किसानी आंदोलन की बात करिए तो पंजाब सबसे आगे। पंजाब के आज की खेती किसानी यानी कृषि की समस्या क्या है? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, तो इसके समस्या के जो मूल में अगर हम जाए ना, तो हुआ क्या था कि जब 60 के दशक में जब भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था और हमें जब वो भीख में अमेरिका से जो लाल वाला गेहूं प्राप्त हुआ था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का जब नारा दिया और एक ग्रीन रेवोल्यूशन देश में लाई गई और नहरों का और तब तक भाखड़ा बांध जो है चल पड़ा था पंजाब में, और भारत ने अपने सभी साधन संसाधन झोंक के भाखड़ा बांध का निर्माण किया था। बड़ा गरीब देश था तब नेहरू के जमाने में। तो पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति वो लाए और देश की भूखमरी उन्होंने दूर की। और पंजाब के किसानों का देश हमेशा से ऋणी है, ऋणी रहेगा, क्योंकि जब हमें अनाज की बहुत सख्त जरूरत थी तो पंजाब के मेहनती किसानों ने हमारा पेट भरा। फिर धीरे धीरे पूरे देश की किसानी धीरे धीरे डेवलप हो गई, एग्रीकल्चर आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई गांव गांव में, नहरों का जाल बिछ गया और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हर खेत में बोरवेल खुद गए। तो कृषि जो है वो वर्षा आधारित ना होकर धीरे धीरे अपने इरिगेटेड एग्रीकल्चर हो गई, तकनीक आधारित हो गई। ट्रैक्टर्स आ गए हर किसान के पास। तो एक तो हिंदुस्तान की जो एकदम जो डिपेंडेंस थी ना पंजाब की कृषि पे, वो धीरे धीरे कम हो गई। देश के अन्य भागों में भी गेहूं धान पर्याप्त मात्रा में उपजने लगा और भारत सरकार को मजबूरन पंजाब से और हरियाणा से अपना ध्यान हटा के बाकी प्रदेशों को भी देना पड़ा। भाई मध्य प्रदेश से भी प्रोक्योरमेंट करनी है, वो भी गेहूं उगाते हैं, यूपी भी गेहूं उगा रहा है। तो पंजाब को पहले लगता था कि जो सेंट्रल पूल में जो गेहूं धान खरीदा जाता था उसका बहुत मोटा हिस्सा पंजाब से खरीदा जाता था, अभी भी खरीदा जाता है। यस, बोलिए। मैं यहाँ अगर एक फिगर रखना चाहूं, जो आप कह रहे हैं बड़ा मोटा हिस्सा खरीदा जाता था और आज वो प्रोपोर्शन बदल गया। तो अगर आज हम कनक यानी गेहूं की बात करें तो पूरे देश के गेहूं उत्पादन का केवल 17 से 18% ही आज का पंजाब प्रोवाइड कराता है। जी जी। तो जब पंजाब के से गेहूं की प्रोक्योरमेंट कम नहीं हुई बल्कि अन्य राज्यों से भी जब भारत सरकार खरीदने लगी, तो पंजाब के किसान ने खुद को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड महसूस करना शुरू कर दिया। उसको लगा कि हमारा महत्व अब भारतीय कृषि में कम होता जा रहा है। कुछ लोगों ने इसे ऐसे कह के प्रचारित किया कि नहीं, केंद्र सरकार जानबूझ के आपके महत्व को कम कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो यहां से अंदर अंदर एक असंतोष उपजना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, खेती किसानी की लागत बढ़ी तो प्रॉफिट कम होने लग गया। उसके बाद पंजाब में जो देखिए धान की जो फसल है ना, वो असल में पंजाब की फसल नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 1950, 60 और 70 के दशक तक तो पंजाब में चावल धान होता ही नहीं था।
पंजाब के जो नागरिक हैं, हरियाणा और पंजाब के जो निवासी हैं, वो 1980 तक की मैं बात बताऊं, 80, 82, 84, 85, 86 तक पंजाब के लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जीवन में कभी चावल मुंह में डाल के नहीं देखा था। उनका भोजन ही नहीं था। क्यों नहीं था भोजन भैया? क्योंकि पारंपरिक रूप से चावल यहाँ उगता नहीं था, धान उगता नहीं था। फिर जब इरिगेशन आई तो उस इरिगेशन के बल पे इन्होंने धान उगाना शुरू किया, और ये सरासर प्रकृति का अनर्गल दोहन था। और जहां वर्षा बहुत कम होती है, वहां आप जमीन के पानी से अगर धान जैसी फसल उगाएंगे तो आप ये सोच लीजिए कि आप जमीन के पानी का कितना दोहन कर रहे हैं। और फिर हुआ क्या कि पंजाब का पानी बहुत तेजी से वाटर लेवल नीचे जाना शुरू हुआ पिछले 20 सालों में। आगे मैं आपको बताऊं, उसके बाद और ज्यादा उपज लेने के लिए पंजाब के किसानों ने उन्नत कृषि करना शुरू की। उसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और बहुत ज्यादा केमिकल खादों का प्रयोग करना शुरू किया, और फसल चक्र ऐसा बनाया कि आज पंजाब के हर खेत में मिनिमम 3 फसल तो होती ही होती है, चौथी की भी ये कोशिश करते हैं। मतलब 3 तो लेंगे ही लेंगे, चौथी भी लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का बहुत ज्यादा दोहन होने लग गया। इससे क्या हुआ, फसलों की ईल्ड केमिकल खाद और पेस्टिसाइड की वजह से बढ़ी, परंतु गुणवत्ता कम होती चली गई। आज पंजाब के ग्रेन की ये कंडीशन है कि पंजाब भी अपना गेहूं 2200-2400 में बेचता है, और एमपी से 4000 रुपए क्विंटल का गेहूं मंगा के खाता है। आज पंजाब के गेहूं की ये दशा है। और पंजाब का धान इतना टेस्टलेस है कि अगर सरकार न खरीदे और पीडीएस में न बांटे तो ओपन मार्केट में आम उपभोक्ता जिसको पैसा दे के धान खरीदना है, चावल खरीदना है, वो पंजाब का चावल नहीं खाएगा। हम लोग रहते पंजाब में हैं, पर चावल मंगा के खाते हैं गोरखपुर का काला नमक या चंदौली का जो है जीरा 32, है ना, हमारे यहाँ का मंसूरी चावल। आज उत्तर प्रदेश के आम खेतीहर आदमी जिसके पास आधा बीघा भी खेत है, वो भी बड़े आराम से मंसूरी ही खाता है साहब। और मंसूरी एक ऐसा चावल है कि जो अफोर्डेबल रेट पे मिल जाता है और सालों साल मिला करता है, और स्वाद के क्या कहना। सबसे मजे की बात, आज के महंगाई के जमाने में भी मंसूरी जो है 18, 20, 22 रुपए किलो मिल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जब फसल होती है तो 20-22 मिल जाता है, बहुत उड़ के ऊपर चला जाता है गैर सीजन में तो 30, 28, 30 चला जाता है जी। हाँ, तो गुणवत्ता, टेस्ट, पंजाब ने बहुत ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जहरीली खेती का यह आलम हुआ कि तब भटिंडा इलाके से एक ट्रेन चलती है जो कि वहां उधर बीकानेर साइड कहीं जाती है राजस्थान में, और उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया है, क्योंकि वो पंजाब के कैंसर के मरीजों को लेके वहां बीकानेर में जाते हैं सब अपना इलाज कराने। इतना ज्यादा जहरीला हो गया है पानी उस क्षेत्र का कि वहां कैंसर, हर घर में कैंसर का मरीज है भटिंडा इलाके में। वो क्योंकि वहां कपास की खेती होती है और कपास में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड धकेलना पड़ता है। तो साहब ये है पंजाब की कृषि। अब आगे सुनिए, मनरेगा में भारत सरकार ने ये गड्ढा खोदने पे लगा दिया पूरे देश को। तो पूरे देश में जो है मनरेगा कामयाब रही, पर पंजाब में मनरेगा हमेशा बुरी तरह फेल हुई।
तो जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, ये मैं आपको मनमोहन सिंह जी के जमाने की बात बता रहा हूँ, कह रहे भैया पूरे देश में कामयाब है, हिमाचल में तो बहुत ज्यादा कामयाब है मनरेगा, उससे वाकई देश का विकास हुआ है मनरेगा से। तो तुम्हारे पंजाब में क्यों बोले? बोला सर, हिमाचल में और यूपी बिहार में 110 रुपया और 160 रुपए पे खटने वाली लेबर मिल जाती होगी, पंजाब में कोई 110 और 160 रुपए के लिए नहीं खटेगा, इनको 300 400 500 रुपए दिहाड़ी चाहिए। तो सब पंजाब के बाद एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कि वो मनरेगा से कम अपने जितने भी प्रदेश के तालाब है गांव गांव में, उनको खुदवा लेते, उनको रिवाइव करा लेते, उनको पुनर्जीवन मिल जाता। मैंने आज तक कभी भी पंजाब के किसी गांव में किसी तालाब का, जो पुराने जो गांव समाज के तालाब होते हैं ना, जोहड़ जिनको बोलते हैं, जी जी, मैंने आज तक पंजाब में किसी तालाब का जीर्णोद्धार होते हुए नहीं देखा सुना। मैंने आज देखे, इनका जो वाटर टेबल है वो 200 फुट नीचे चला गया पिछले 20 साल में, पर मैंने आज तक पंजाब की गवर्नमेंट को अपने सभी नागरिकों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कराने को मैंडेटरी बना दिया जाए, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं देखा। तो न समाज का कोई इस तरफ रुझान है, न सरकार का रुझान है। हाँ, इनके पंजाबी गायक कभी कभी गाना जरूर गाते हुए सुनाई दे जाते हैं कि पानी हो गए डूंगे हुन झोना लाने छड़ देना। वो एक बड़ा पंजाबी मशहूर सिंगर थी, पूजा करके नाम। हिंदी तर्जुमा कीजिए इसका सर। पानी हो गए डूंगे मतलब पानी बहुत नीचे चला गया, वाटर लेवल, झोना लाना ही छड़ देना। अब झोना कहते हैं धान को। तो इनके पंजाबी सिंगर ये गाना तो जरूर गा लेते हैं, परंतु सरकार और समाज इसको लेके कतई सीरियस नहीं है। सरकार के अलावा पंजाबी समाज, पंजाब का किसान अपने खेतों को, अपने जमीन को जहरीला होता जाने को देख रहा है, चुपचाप कर रहा है, देख नहीं रहा बल्कि कर रहा है, और उसको लेके कोई उसके पास चिंता भी नहीं है। ये ज्यादा दुखद है। चलिए ठीक है, पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का प्रयोग, फसल चक्र का बदलना, क्योंकि ये भी तकनीक आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो बाकी सारी चीजें भी होंगी। कैश क्रॉप की तरफ आदमी जाएगा, कपास जैसी कैश क्रॉप है, बिल्कुल जाएगा, वहां जाना भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो ये बैलेंस ले आना चाहिए, वो बैलेंस की बेहद कमी आप बता रहे हैं, यही तो है। अच्छा, जी। अब इस कमी का, जैसे ठीक है, एक फिल्म का डायलॉग है ना कि मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन मुझ जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। अब ये मैंने अचानक क्यों कह दिया कि आप नकारात्मक कर रहे हैं अपनी जमीन को, उपज लेते जा रहे हैं। आपने कहा कि वो निग्लेक्टेड महसूस करते रहे। खैर, कृषि आधारित वहां की व्यवस्था है, ज्यादा उत्साह से कृषि होती है, तो वो करते भी आप गए। तो आपके पास समस्याएं भी कृषि से ही जनित पैदा हुई, जो आपके समाज में आई। अब समाज में आई तो जब मैं ये कह रहा हूं, तो अभी जो कृषि सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कृषि बिल लिया है जी, वो बिल बहुत जरूरी था, कांग्रेस के समय से पेंडिंग था, कांग्रेस उसको हिम्मत नहीं कर पा रही थी लाने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको आगे किया, पास किया। पास करने के तुरंत बाद जो पहला नकारात्मक और सब आखिरी दम तक जो लीड करता रहा उस पूरे तथाकथित किसान आंदोलन को, वो पंजाब था, पंजाब का किसान था। लेकिन कहीं भी पूरी तरीके से खेत, किसान और किसानी सरोकार उसमें कम देखने को मिला, बल्कि अलगाववाद, खालिस्तानी जैसी मानसिकता उसमें ज्यादा देखने को मिली। तो ये क्या था? आंदोलन किसान के नाम, जमीन आपकी जहरीली, किया उसको आपने। लेकिन जब उसको पूरे देश को बताने की जरूरत हुई, सरकार को उसका ध्यान दिलाने की जरूरत हुई, तो आपके पास अलगाववादी झंडा था, ऊटपटांग नारे थे और खालिस्तान था। ये क्या था? ये क्यों हुआ? देखिए,
वो तो देखिए, मैं डे वन से, जिस दिन वो किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, पहले दिन से मैंने ये लिखना शुरू, और आप तो सारी चीजों के गवाह रहे हैं, मैंने तो डे वन से लिखना शुरू कर दिया था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल, एक राजनैतिक आंदोलन है, जिसमें बंदूक जो है किसान के कंधे पर रख के चलाई जा रही है। और इस किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को कनाडा में बैठे अलगाववादी तत्वों ने पहले दिन से हाईजैक कर लिया था और इसको हवा दी पंजाब के आढ़तियों ने और देश की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आपको याद होगा ना, जैसे वो रामलीला आंदोलन में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो वो आंदोलन चूंकि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के खिलाफ था, तो आप लोगों को याद है हम लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने उसमें खूब ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। पूरे रामलीला मैदान वाले उस अन्ना के अनशन का पूरा मैनेजमेंट और भीड़ मैनेजमेंट, भीड़ जुटाना, यहां तक कि बहुत सारा फंड मैनेजमेंट भी पीछे से, पर्दे के पीछे से आरएसएस कर रही थी, याद है ना? ऐसा कहा जाता था, ऐसा कहा जाता था। सोशल मीडिया पर, जमीन पर भी हम लोग कितना उसको सपोर्ट कर रहे थे। पता है वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मनमोहन सिंह की कांग्रेस की जड़ खोदने वाला आंदोलन था। तब इसलिए ही चीज इस किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन में हुई कि क्योंकि मोदी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, भाजपा, केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो उधर से हुड्डा साहब भी हरियाणा में सपोर्ट कर रहे थे, इधर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी सपोर्ट कर रहे थे, और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी। तो सब राष्ट्रहित से किसी को कोई मतलब नहीं था, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। चलिए, राष्ट्रहित से किसी को मतलब नहीं था, सारी राजनीति हो रही थी, और राजनीति तो उस कथित किसान आंदोलन में यहां तक हुई कि तमिलनाडु और उड़ीसा से इंपोर्ट किए गए और फ्लाइट से मंगाए गए किसान, सो कॉल्ड किसान, ताकि वो, आपको याद होगा, हरे रंग के तमाम चीजें पहन के, और पता चला वो फ्लाइट से आए थे, है ना? तो ये तो होता रहा। लेकिन आपकी ही बात से आपने कहा ना, जब उदाहरण दिया आपने अन्ना आंदोलन का, कि साहब उसमें जो है राष्ट्र हित की बात थी, इसलिए सारे लोग साथ थे, यहाँ राष्ट्र हित की कोई बात नहीं थी, उसमें दूसरी बातें थी। अब हम वापस चलते हैं, हम किसान आंदोलन पर बैठ के बात नहीं करने वाले। हमारा जो सकारात्मक सरोकार है आज की चर्चा का, वो दरअसल ये जानना है कि पंजाब में किसान, किसानी और खेती, इसका इतना बुरा हाल क्यों है? अब जब हम आप बुरा हाल कह रहे हैं, तो कई लोगों को ये लग सकता है कि साहब इतनी अच्छी खेती है, खूब सारा पैसा आता है, लाखों लाख किसान वहां का कमाता है, और आप कह रहे हैं बुरा हाल। बुरा हाल हम उस रूप में कह रहे हैं, संभवतः आपकी चिंता यह है कि कल वो जमीन इस लायक रह ही नहीं जाएगी कि वहां कुछ भी उगाया जा सके, उगा के खाया जा सके। जब आप ये कह रहे हैं ना कि गेहूं कहीं और से मंगाता है अपना ऊंचे भाव बेच के, और गेहूं कहीं और से मंगाता है, चावल आप कहीं और से मंगाते हैं खाने के लिए, आप पंजाब का चावल नहीं खाते, इसका निदान क्या है? ये कैसे बदलेगा? क्योंकि ये तो किसान को खुद करना होगा। अगर उसकी जमीन जहरीली होती जा रही है और वो इतना तकनीकी का सचेत आदमी है, वो तकनीक और टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल करता रहा है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने में सबसे आगे रहा है, तो उसको सुधारने में भी ये तमाम तकनीकी का प्रयोग करने और दिमाग लगाने में कौन आगे आएगा? कैसे होगा ये? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले चलता हूं। ये जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो मेरे एक मित्र थे, उनका मुझे फोन आया, उनके पिताजी की मोगा की अनाज मंडी में एक आड़त है, बहुत पुरानी, लगभग वो उनका पुश्तैनी धंधा और 60 साल पुरानी आड़त है, मोगा, पंजाब में। तो वो बताने लग गए कि मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरे आंखों देखी बात है, आज से मात्र 30-40 साल पहले तक मोगा की मंडी में 27 फसलें आया करती थी, 27। आज मोगा की मंडी में गेहूं, धान और मक्का के अलावा चौथी फसल नहीं आती। कहने का मतलब पूरी की पूरी पंजाब की कृषि
गेहूं और धान पर शिफ्ट हो गई और इन्होंने अपनी सभी ट्रेडिशनल फसलों को त्याग दिया। ये हुआ अच्छा। एमएसपी के कारण। हम्म। ये जो एमएसपी है ना, कि आप कुछ भी धान गेहूं कितना उगाओ, चाहे जिस क्वालिटी का उगाओ, केंद्र सरकार तो ले ही लेगी। अब जब आपको गारंटी हो गई अपने प्रोडक्ट की और गुणवत्ता का कोई ध्यान ही नहीं है, गुणवत्ता है भी तो सिर्फ इतना है कि गेहूं में, धान में मॉइस्चर कितना है और दाना कितना टूट रहा है, तो चावल भी यही भी गुणवत्ता है। जी जी अब तो अमित जी तो खुद पीडीएस के बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं। जी तो जी। सब, जब गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ तौल के माल बेच देना है, एमएसपी है ये है, तो किसान गेहूं धान के अलावा कोई चौथी फसल क्यों उगाएगा, आप बताइए। पहली समस्या तो ये हो गई। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं कि सुल्तानपुर लोधी की मंडी में आज से करीब 20 साल पहले हजारों ट्रक लाल मिर्च की आवक होती थी। सुल्तानपुर मंडी, एक सुल्तानपुर लोधी जो है बहुत ही छोटी सी मंडी है, बहुत ही छोटा सा कस्बा है, मात्र 17,000 आबादी है, उसमें हजारों ट्रक लाल मिर्च की आवक होती थी। उसमें लोग बताते हैं कि धनिये की बहुत आवक होती थी। आज दलहन तिलहन और ये तमाम मसाले, लाल मिर्च का एक बोरा भी नहीं आता। मात्र 30 साल में ये चेंज आया। हमने पूछा था ये लाल मिर्च की खेती क्यों बंद कर दी पंजाब ने, तो उसने बोला था बात यह है कि लाल मिर्च वगैरह जो है ना, ये थोड़ी सी लेबर इंटेंसिव खेती है, और पंजाब का लेबर जो है वो तो जाके कनाडा में लेबराना कर रहा है। खेत में कौन काम करेगा, तो खेत में तो यूपी बिहार का लेबर ही काम करेगा ना, तो उनका कोई भरोसा नहीं रहता कब आएंगे कब नहीं आएंगे। इसलिए पंजाब के किसान ने मशीनीकरण करके इन सभी खेतियों से छुटकारा पा लिया। लो साहब हम करते ही नहीं, हम सिर्फ गेहूं धान करेंगे। तो साहब अब ये इन्होंने फिर एक एमएसपी का लुकमा दे दिया है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। अरे भैया 600 से ज्यादा उपजे हैं, सिर्फ गेहूं चावल नहीं है देश में। पोल्ट्री फार्मर है वो भी किसान है, मछली पकड़ने वाला भी किसान है, बिल्कुल। लौकी और घिया कद्दू उगाने वाला भी किसान है, केला उगाने वाला भी किसान है। सिर्फ धान और गेहूं पे एमएसपी क्यों चाहिए भाई? आलू वाले को एमएसपी दो ना। खरबूजा भी बहुत होता है पंजाब में, उसको उसको भी एमएसपी दो। एमएसपी। सर 3 रुपए, बिल्कुल। आपको मालूम है हम सुल्तानपुर लोधी के बगल में एक बहुत बड़ी बेल्ट है खरबूजे की, जी। और नकोदर के पास खरबूजे की बहुत बड़ी मंडी है। सीजन में 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो खरबूजा बिकता है। बल्कि हाँ, बल्कि मुझे जो याद आता है निजी रूप से, तो जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ का खरबूजा कहा जाता है, इसी तरह आपने नकोदर का नाम लिया, मुझे ध्यान है छात्र जीवन में वहां के जो हमारे साथी होते थे पंजाब के, वो नकोदर के खरबूजे के बारे में बात किया करते थे। सही कह तो रहे हैं वो आप जी। सर सीजन में 3 रुपए किलो बिकता है। हम्म। आप उस पे 5 रुपए की 6-7 रुपए की एमएसपी दीजिए। आप नकोदर के किसान को बोल दीजिए कि ठीक है तुम्हारा सारा खरबूजा हम 7 रुपए किलो खरीदेंगे। अगर 7 रुपए की भी गारंटी हो जाए ना सर, इस धरती को खरबूजे से ढक देगा किसान, इतना खरबूजा पैदा कर देगा। और वो मतलब ये कुल रुपए मतलब। नहीं नहीं, अभी जो खरबूजा सीजन में 3 और 4 रुपए किलो बिक जाता है वहां पे, 1 रुपए किलो भी कोई नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा। तो देखिए एमएसपी एक इम्प्रैक्टिकल डिमांड है, और किसानों को बेवकूफ कर बनाने के लिए ये किसान आगू, किसानों के जो नेता है ना सो कॉल्ड, ये एमएसपी की डिमांड को लेके आते हैं। और आपकी जो गंभीर बात आपने उसके पेस्टिसाइड्स और तमाम, और किस तरह से वहां की जमीन बर्बाद हो रही है, जहरीली हो रही है, तब ये बेवकूफी या बेवकूफ बनाना ये तो कम है, इससे भी बड़ा शब्द है कि
जिस तरीके से विविधता खेती की, क्रॉप्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसको आपने 27 से ले आके 2 में रख दिया कि केवल गेहूं, कनक और चावल उगा रहा है। तो इस तरीके से तो ये इतना घातक पैटर्न है कि एमएसपी के चक्कर में वो जमीन ही नहीं बचेगी जहां कुछ उगा के एमएसपी लिया जाने का सोचा जा रहा है। तो इसका आखिर कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? ये सोच, ये समझ कैसे पैदा होगी? भाई आज तो पंजाब में आप जो कह रहे हैं ना कि पंजाब में मनरेगा इसलिए नहीं सफल हुआ कि वहां पे मजदूर थे ही नहीं, 120 130 की दिहाड़ी में कोई मानने को राजी नहीं था। आज तो पंजाब की डेमोग्राफी भी बदल रही है। पिछले वीडियो में ही हमने आपसे बात किया था तो हम लोगों ने यही बात कही थी कि वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, और बदल क्यों न जाए, क्यों न पंजाब पूर्वियों का प्रदेश हो जाए, क्यों न पंजाब बिहारियों का प्रदेश हो जाए। पहले सीजन में कभी जाते रहे होंगे, अब तो वहां बस रहे हैं। आज बस रहे हैं छोटी जमीन लेके, कल को खेत खरीदेंगे, उस वही खेत खरीद लेंगे कनाडा गए हुए मालिक का, जिसकी आज वो देख रेख कर रहे हैं। तो इसका आखिर कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कहां जाके रुकेगा पंजाब? कभी पंजाब उड़ता है, कभी पंजाब बहता है, कभी पंजाब कनाडा जाता है, वीजा की लाइनों में खड़ा रहता है। अब पंजाब इन 30-40 सालों में अपनी जमीन को जहरीला बना चुका है। तो कहां जाके रुकेगा ये सिलसिला? कब रुकेगा? तो देखिए, इसके लिए पंजाब के समाज को और उसी समाज की सरकार को बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। और ये जो राजनीतिक जो जुमलेबाजी है ना, नारेबाजी, उससे बाहर निकलना होगा। और पंजाब में सबसे पहले तो धान की खेती को बैन करना होगा। बैन, बड़ा कड़ा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बैन। हाँ, उसके अलावा आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे कि हम। अच्छा, मैं एक बात आपको और बड़ी मजेदार बता दूं। पंजाब की खेती को एक तरह से जीवन दान मिल गया कोविड कोरोना की वजह से। आपको मालूम है, मार्च 2019 में जब कोरोना आया ना, तो उस साल गेहूं की फसल आने वाली थी मार्च अप्रैल में, तो बाई चांस कोविड आ गया। उस साल किसानों की सबसे बड़ी चिंता थी कि इस बार सरकार फसल खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, और अगर खरीद लेगी तो रखेगी कहां। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के सारे गोदाम, चाहे वो एफसीआई के हों चाहे स्टेट एजेंसी के हों, लबालब भरे हुए थे। और उनके ग्राउंड में बाहर ओपन में तिरपाल से ढक के भी रखने की जगह दी थी। इतना ज्यादा अनाज हमारे गोदामों में स्टोर्ड था। और भारत सरकार कह रही थी कि भैया हमें तुम्हारा गेहूं धान नहीं चाहिए। तब तक एक नई फसल आके तैयार खड़ी, पुराने से गोदाम भरे हुए थे, एक नई फसल आ रही थी। तो वो तो अच्छा हुआ कि तब कोविड का लॉकडाउन लग गया और भारत सरकार ने अगले 1 साल में पंजाब और हरियाणा के सारे गोदाम खाली कर दिए। खाली कर दिए, बिल्कुल। और आपको मैं एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आज पूरा विश्व, जहां 10%, 12%, 14%, 20%, 30%, 50%, 80% इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, वहां भारत में महंगाई दर आज भी 6 और 7 के दरमियान है। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने पिछले 2 साल जो ये खुले मुक्त हाथ से भारत की गरीब जनता को जो गेहूं चावल उपलब्ध कराया है ना, इसने भारत की महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़े तबके को जो नीडी है, जिसके पास अभाव है, उसको बाजार जाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी बाजार जाने की, गेहूं और चावल लाने की। अपने गोदाम खाली कर दिया तो सब वो अल्टीमेटली जब आप गोदाम खाली करेंगे तो वो गेहूं चावल कहां जाएगा? मार्केट में ही तो जाएगा ना फाइनली। हाँ, और मार्केट में जैसे ही पहुंचेगा तो डिमांड और सप्लाई का सिंपल नियम लागू होगा और कीमतें स्थिर रहेंगी, क्या नीचे आएंगी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब चूंकि गोदाम खाली हो गए तो सरकार ने कहा ठीक है भैया उगाओ, हमारे पास तो जगह खाली हो ही गई, अब फिर भर लेंगे।
तब तक क्या हुआ, एक और वरदान मिल गया पंजाब की खेती को, वो था यूक्रेन रूस युद्ध। और यूक्रेन और रूस चूंकि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं गेहूं के, बिल्कुल, वहां पे जब युद्ध हुआ तो सब पूरे देश में जो गेहूं की किल्लत हुई, ये एक बहुत बड़ा वरदान बन के आई है पंजाब के और हरियाणा के किसानों के लिए। तो इस साल भी इनकी गेहूं की क्रॉप जो है बहुत अच्छे दामों पर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एमएसपी के कई 4-5 रुपया ऊपर ओपन मार्केट में बिकने की ओपन मार्केट में बिक जाएगा। चलिए, हालांकि जब आप पूरी गंभीरता के साथ एक्चुअल जो कोर इशू है, जहां एक्चुअल घाव है कैंसर का, वो जो शुरुआती पॉइंट है, वो जहां है उस पर बात कर रहे हैं, जो कि एक लंबे सरोकार से अपना ताल्लुक रखता है। और वाकई समस्या का जो एक्चुअल समाधान है वो तो यही है कि उस पर कुछ काम हो। ये 2 साल कोविड के आ गए, रूस यूक्रेन लड़ाई हो गई, इसलिए गेहूं उड़ गया जा रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन एक दिन पंजाब की जमीन, आप जिस हिसाब से लिहाज से बता रहे हैं, उस लिहाज से ऐसी हो जाने वाली है कि आपने कहा ना कि पंजाब से कहां बीकानेर के लिए कैंसर एक्सप्रेस चलती है। ऐसे दुआ किया जाए और ऐसी उम्मीद रखी जाए कि ऐसी ट्रेनें हमेशा हमेशा के लिए निरस्त होंगी, या निरस्त कैसे हों इस बारे में पंजाब का समाज सोचेगा, पंजाब का किसान सोचेगा। इसी उम्मीद के साथ आधे घंटे की एक चर्चा, सार्थक चर्चा रही आपके साथ जी। मैं 1 मिनट में 1-2 लाइनें ऐड करना चाहता हूं। तब पंजाब की स्थायी समस्या जो कृषि की है उसमें यह है कि आपको सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। गेहूं धान के कुचक्र से निकल के अन्य फसलों की ओर जाना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे, नॉट प्रयास करने होंगे, आपको सीरियसली करना होगा। और आपको पंजाब के हर मकान मालिक को ये नियम बनाना होगा उसके लिए कि यू मस्ट इंस्टॉल अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे जो वर्षा का जो पानी है वो वापस ग्राउंड को रिचार्ज करे। अगर ये 2 काम नहीं करेंगे तो पंजाब को रेगिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो 5 नदियों का सांस्कृतिक प्रदेश पंजाब का क्या होगा, और हरे भरे पंजाब का क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह चर्चा हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, और पंजाब से रिलेटेड फिर किसी ऐसे ही, हमेशा समस्याओं पर ही बात नहीं करेंगे, और समस्याओं पर तो ज्यादा बात करनी चाहिए। फिर कभी कुछ अच्छा भी कुछ बढ़िया बढ़िया अगर पंजाब में होगा, हमारे आपसे सरोकार रखता होगा, तो हम उस पर भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी, रामदास जी। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सानिध्य और अपने अनुभव और अपने जो सामाजिक सरोकार हैं उसको लेके प्रारब्ध के मंच पर फिर आते रहेंगे। दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर इस चर्चा को देखने के लिए धन्यवाद देने के साथ ही आपसे वही पुराना आग्रह, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अपने आसपास इस चर्चाओं को पसंद भेजिए, और साथ में हमको नीचे डांट भी दीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है और क्या पसंद आएगा, आप देखना क्या चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू अनिश भाई, थैंक यू वेरी मच।